हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 19 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ वायु को। आप तो जानते ही हैं कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस लेसन को समझ रहे हैं और हम वायु के बारे में बहुत कुछ अब जान भी चुके हैं। तो चलिए अब इससे थोड़ा सा और आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चित्र दिखाए गए हैं और ऐसे चित्र, ऐसी स्थितियाँ आपने अपने जीवन में ज़रूर देखी भी होंगी। तो क्या कभी आपने कुछ ऐसा देखा या महसूस किया है? यह सब पवनों के कारण यानी वायु के कारण होता है। अब आपको समझ में आया? जैसे देखिए कई बार बहुत तेज हवा चलती है जिसे आंधी कहते हैं। कई बार गर्मियों में आपने देखा होगा धूल भरी आंधी चलती है जिसको हम लू भी कहते हैं। कई बार लू चलती हैं, गरम गरम हवाएं चलती हैं, या जब पतझड़ का मौसम आता है तब भी वो हवाएं चलती हैं। तो ये सब किसके कारण होता है? हवा, पवन यानी वायु के कारण। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि आखिर ये पवन होती क्या हैं और इन पवनों के कितने प्रकार होते हैं। आपको पता है ये पवनें कई प्रकार की होती हैं। हमें तो देखने में सारी हवा ही लगती हैं, लेकिन इनके अलग अलग प्रकार भी हैं। तो चलिए इनको एक बार जानते हैं। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। देखिए फिर से समझिए, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन मंद गति व तेज गति से चलती है। अत्यधिक तेज पवनें हल्की चीज़ों को उड़ा ले जाती हैं और तूफान के रूप में मजबूत पेड़ों को भी उखाड़ फेंकती हैं। तो देखिए एक बात इसमें हमें ये समझ में आई कि जो पवनें होती हैं उनकी दिशा हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर होती हैं। ये उच्च दाब और निम्न दाब क्या होता है हमने पिछली वर्कशीट में समझा भी है। देखिए जहाँ पर ठंडा मौसम होता है वहाँ पर तापमान कम होने के कारण हमेशा हवा जो है वो भारी होती है, जिससे उसके अंदर उच्च दाब बना हुआ होता है। उसके अंदर, उस वायु के अंदर बहुत ज़्यादा नमी भी शामिल होती है, इसलिए वो वायु भारी होकर नीचे ही रहती है। लेकिन जहाँ पर गर्मी होती है, नीचे धरातल का तापमान गर्म होता है, चारों तरफ तापमान गर्म होता है, तो वहाँ की वायु के अंदर से जो भी नमी होती है वो सूख जाती है। इससे वायु वो हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उड़ जाती है, जिससे वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो ये जो पवनें होती हैं ना, ये हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती हैं। अब आप समझे? और इसी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आने में जो पवनों की गति होती है, वायु की गति होती है, उसे ही हम पवन कहते हैं। अब ये पवनें कभी मंद गति से चलती हैं, कभी तेज गति से चलती हैं, और जब वो तेज चलती हैं तो कई बार हल्की हल्की चीज़ों को तो अपने साथ उड़ा ले जाती हैं, जैसा कि आपने देखा भी होगा। और कई बार जब ये तूफान के रूप में आती हैं तो जो मजबूत पेड़ भी होते हैं ना, उनको भी उखाड़ के ले जाती है। इसका मतलब हवा के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वो दबाव डालती है। तो अब हम समझते हैं आखिर ये पवनें कितनी प्रकार की होती हैं। पवनें 3 प्रकार की होती हैं। देखिए मोटे तौर पर तो ये 3 प्रकार की होती हैं, बाकी हर पवनों के भी आगे प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहले होती हैं स्थायी पवनें। स्थायी पवनें नाम से समझ में आ रहा है, स्थायी मतलब जो हमेशा रहती हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो यानी ये ऐसी पवनें जो एक निश्चित दिशा में पूरे साल भर चलती रहती हैं, उन्हें हम स्थायी पवन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें जो कि पूरे साल चलती ही रहती हैं। फिर अगला जो इसका प्रकार है वो है स्थानीय पवनें, यानी किसी एक क्षेत्र की पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या फिर दिन के किसी विशेष समय में ही चलती हैं, तो इसलिए इन्हें हम स्थानीय पवनें कहते हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। तो देखिए एक बात और है कि हवाएं 2 चीज़ों पर चलेंगी। देखिए या तो स्थल पर चलेंगी, जो ज़मीन के ऊपर जो चलेंगी, या समुद्र के ऊपर चलेंगी। तो इस तरीके से ये पवनें स्थानीय पवनें कहलाती हैं। ये या तो लेकिन क्या करते हैं, लेकिन ये छोटे से क्षेत्र में चलती हैं, हम और पूरे साल भर नहीं चलेंगी, बल्कि
दिन के कुछ विशेष समय में ही ये चलती हैं, तो इसलिए इनको हम स्थानीय पवनें कहते हैं। जैसे उत्तर भारत में अगर आपको पता हो तो जब गर्मी का मौसम आता है तो जब गर्मी के मौसम में जो चलने वाली गर्म और सूखी पवनें होती हैं जिन्हें लू कहते हैं ना, लू, मम्मी कहती है बाहर मत निकलो नहीं तो लू लग जाएगी, तो वो जो लू गर्म हवा है वो स्थानीय पवनें कहलाती हैं, क्योंकि वो आपने देखा होगा वो साल भर तो चलती नहीं, किसी विशेष मौसम में चलती हैं और दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं, और सब इलाकों में नहीं चलती। ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर पूर्वी दिल्ली में चल रही हो तो वो उत्तरी दिल्ली में भी चल रही हो या दक्षिणी दिल्ली में भी चल रही हो, तो इसलिए इनको हम स्थानीय पवनें कहते हैं। फिर इसके बाद है मौसमी या सामयिक पवनें, जो किसी मौसम के अनुसार चलती हैं। देखिए नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं, ऋतुओं के हिसाब से अपनी दिशा बदलती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में मानसूनी पवनें, आपने देखा होगा जब ये मानसूनी पवनें हमारे भारत में आती हैं तो हमें गर्मी से छुटकारा दिलाती हैं और बरसात करके पूरे मौसम को खुशनुमा बना देती हैं। फिर इसके बाद ये तो हमें समझ में आ गया कि 3 प्रकार की पवनें होती हैं। कई बार आपने किसी पिक्चर में, टीवी में कभी तो आपने ऐसा कुछ सीन देखा होगा। देखिए ये वाला एक मुर्गा लगा हुआ है और उसके नीचे NW और E और S ऐसे लिखा होता है। असल में क्या है, ये होता है दिशा सूचक, जो कि हमें दिशा किसकी दिखाता है, पवनों की दिशा दिखाता है कि यानी कि आज पवन किस तरफ चल रही है, वो उत्तर की तरफ चल रही है या पूर्व की तरफ चल रही है, दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ। इसको हम कहते हैं वात दिग्दर्शी। क्या कहते हैं? वात दिग्दर्शी का प्रयोग पवन की दिशा को दर्शाने के लिए किया जाता है, यानी जिस दिशा में पवन चल रही होती है उस दिशा में ही ये घूम जाता है। अब हम समझते हैं प्रमुख वायुदाब पेटियां एवं पवनें। वायुदाब पेटियां का मतलब होता है कि एक निश्चित क्षेत्र है जहां पर वो वायुदाब होते हैं, यानी उच्च वायुदाब होगा या निम्न वायुदाब होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये पृथ्वी का एक मॉडल बना रखा है और इसके बिल्कुल बीचों बीच अगर आप देख रहे हैं 0 डिग्री पर, ये है भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री की, यानी ऐसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर बराबर भागों में बांटती है। इस ऊपर वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नाम याद रखिएगा, उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे की तरफ ये हिस्सा है इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं। वायु दाब में अंतर पवन प्रणाली की उत्पत्ति का प्रमुख कारण होता है। तो मैंने जैसे आपको समझाया था कि देखिए हर जगह का वायु दाब एक जैसा नहीं होता, कहीं उच्च होता है तो कहीं निम्न दाब होता है। तो इन्हीं के उत्पत्ति से कि वो उच्च होगा या निम्न होगा, उसका जो वो मेन कारण किसका है, फिर उसी हिसाब से पवनें होंगी। जैसे वायु हमेशा उच्च दाब वाले क्षेत्रों से निम्न दाब वाले क्षेत्रों में चलती हैं। मैंने अभी आपको ऊपर ये भी समझाया था कि हमेशा जो भी एयर का प्रेशर होगा, वायु दाब होगा, वो हमेशा उच्च से निम्न की ओर आएगा। फिर इनमें कितने प्रकार के वायु दाब होते हैं वो समझते हैं। पहले को कहते हैं भूमध्य रेखीय निम्न दाब, डोलड्रम। उसको और क्या बोलते हैं? डोलड्रम। अभी मैंने जैसे आपको समझाया कि ये जो भूमध्य रेखा वाला हिस्सा है, यहाँ पर 5 डिग्री उत्तर की तरफ और 5 डिग्री नीचे की तरफ, वहाँ पर ये दबाव बना रहता है और हमेशा पूरे साल निम्न दाब बना रहता है। क्यों बना रहता है? समझाया था, भूमध्य रेखा पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तापमान बहुत गर्म होता है, इसलिए यहाँ पर हवा सूखी रहेगी और जब सूखी रहेगी तो जो क्या होता है, हवा बिल्कुल हल्की हो जाती है तो निम्न दाब बन जाता है। यह भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण तक फैला हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में पूरे वर्ष तापमान बहुत अधिक रहता है, इसलिए वायु दाब हमेशा कम बना रहता है। जब भी तापमान ज़्यादा होगा वायु दाब कम होगा, उल्टा होता है दोनों के अंदर संबंध। मौसम परिवर्तन के साथ साथ इन पेटियों में भी उत्तर और दक्षिण में क्रमशः खिसकाव होता रहता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि भूमध्य रेखा पर हमेशा पूरे साल निम्न दाब बना रहता है। फिर इसके बाद है उपोष्ण उच्च दाब। उपोष्ण उच्च दाब जिसे हार्श अक्षांश भी कहते हैं, यह उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री दक्षिण के आसपास स्थित है। देखिए यहाँ पर मैं आपको उसको
चिन्ह करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये होता है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है, 30 डिग्री उत्तर और यहाँ पर 30 डिग्री दक्षिण। यहाँ पर ये उपोष्ण उच्च दाब बना रहता है। क्या होता है कि अधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्च दाब वायु दाब पाया जाता है। कैसे ऐसे होता है? जैसे अभी तो हमने ये बताया कि जहाँ पर तापमान ज़्यादा होगा वहाँ निम्न दाब होगा, लेकिन ये जो उपोष्ण उच्च दाब वाला क्षेत्र है यहाँ पर तापमान ज़्यादा भी होता है, फिर भी वायु दाब ऊंचा ही होता है। भूमध्य रेखीय पट्टी पर उठने वाली वायु ध्रुवों की ओर बहने लगती है, लेकिन ये पवनें पृथ्वी के घूमने के कारण पूर्व की ओर विक्षेपित होती हैं। ठंडा होने के कारण वायु उतरने लगती है। इस तरह उच्च दाब के क्षेत्र बनने लग जाते हैं। तो देखिए, जब भूमध्य रेखा से हवाएं चलती हैं जो कि ध्रुवों की ओर चलती हैं, लेकिन क्योंकि पृथ्वी घूमती है, क्योंकि हमें पता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इसके कारण ये यहीं पर ठंडी होने के कारण यहाँ पर जो वायु दाब है वो अधिक हो जाता है। यहाँ से जो पवनें भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं उन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं, और ध्रुवों की ओर चलने वाली पवन को दोनों गोलार्धों में सनातन पछुआ पवन कहते हैं। सनातन का मतलब जो हमेशा चलती रहे, उन्हें हम पछुआ पवन कहते हैं। जो भूमध्य रेखा की ओर चलेंगी व्यापारिक पवनें, और जो गोलार्ध दोनों गोलार्धों में जो ध्रुवों की ओर चलेंगी वो उनको हम पछुआ पवनें कहते हैं। फिर इसके बाद अगला जो दाब है उसका नाम है अधो ध्रुवीय निम्न दाब। अधो ध्रुवीय निम्न दाब का मतलब होता है यानी ध्रुवों के जैसा ही लेकिन ध्रुवों से कम। तो आप देखिएगा यहाँ पर 60 डिग्री के आसपास, 60 डिग्री उत्तर और 60 डिग्री नीचे दक्षिण की तरफ, यहाँ पर क्या होता है कि दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री के अक्षांश के आसपास उत्तर और दक्षिण से आने वाली पवन ध्रुवीय पूर्वी पवन और सनातन पछुआ पवनें टकराकर ऊपर की ओर उठती हैं, जिससे यहाँ भी निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। यहाँ तापमान कम होने के बाद भी वायु दाब कम पाया जाता है। फिर इसके बाद है ध्रुवीय उच्च दाब। ध्रुवीय उच्च दाब यानी दोनों ध्रुवों पर, देखिए दोनों ध्रुव कहाँ पर हैं, ये 90 डिग्री दक्षिण और 90 डिग्री उत्तर की ओर। तो 90 डिग्री उत्तर की तरफ उत्तरी ध्रुव कहलाता है और 90 डिग्री दक्षिण की तरफ दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। यहाँ पर हमेशा उच्च दाब बना रहता है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था जहाँ तापमान कम होता है वहाँ हवा भारी होके नीचे ही रह जाती है, इसलिए उच्च दाब बना ही रहता है। तो देखिए यह दोनों गोलार्धों में, गोलार्ध तो समझ में आ गया ना, मैंने आपको समझाया था उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, यह दोनों गोलार्धों में 80 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों के बीच स्थित होता है। बहुत कम तापमान के कारण पूरे वर्ष ध्रुवों पर उच्च दाब बना रहता है। यहाँ से निम्न वायु दाब क्षेत्र की ओर ध्रुवीय पूर्वीय पवन चलती हैं, क्योंकि अभी हमने ये भी समझा है कि हमेशा वायु की गति उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। तो यहाँ से पूरे साल पवनें कहाँ की ओर चलती हैं बताइए? ध्रुव निम्न दाब, जहाँ जहाँ निम्न दाब क्षेत्र होगा वहाँ वहाँ ये प्रेशर खिसकता रहेगा, इसलिए यहाँ पर हमेशा उच्च दाब बना रहता है। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब हम करते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न तो बहुत ही आसान है कि पवन को परिभाषित करें, यानी पवन का अर्थ बताएं। तो देखिए इसका उत्तर है कि उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको समझाया भी। फिर इसके बाद है मिलान करें। इस प्रश्न को कैसे करना है, आपको सही पवन के प्रकार से सही पवन को मैच करना है। तो जैसे स्थायी पवन, स्थायी पवन कौन सी हैं ऊपर हमने समझा भी है, इन्हें हम व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। इसके बाद है स्थानीय पवन, जो समझाया था कि किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समय पे चलती हैं, जैसे कि उदाहरण स्वरूप लू। और मौसमी पवन कौन सी है, जो किसी खास मौसम में ही चलती हैं, वो हैं जैसे मानसूनी पवन। तो इस तरीके से हमारे प्रश्न उत्तर भी होते हैं। और यहाँ पर एक गतिविधि है कि अपनी पुस्तक से आपने 1999 में उड़ीसा में आए चक्रवात जो तूफान आया था उसके प्रभाव का अध्ययन कीजिए, और इस तरह की अन्य खबरों के बारे में भी आपको पता करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।